चलिए बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ करंट। क्या पढ़ेंगे? इफ़ेक्ट ऑफ करंट। अभी हमें देखना है कि करंट के कितने इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इफ़ेक्ट ऑफ करंट में मेनली 3 इफ़ेक्ट होते हैं। पहला होता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सेकंड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एंड थर्ड, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो हमें इन 3 इफेक्ट में से हमारे सिलेबस में ये है। बाकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तो ये इसके बाद वाला चैप्टर ही है हमारा, और केमिकल इफेक्ट अभी नहीं पढ़ना, हमें 12th क्लास में पढ़ना है केमिस्ट्री में। तो 3 इफेक्ट हैं करंट के हमारे, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। तो देखिए, हीटिंग इफेक्ट के बारे में देखते हैं। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? कोई भी वायर आप ले लो, कोई भी वायर, ठीक है, कोई भी वायर ले लो और उस वायर से आप क्या करो, इलेक्ट्रिक करंट पास करो। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास करो और उसके बाद देखोगे कि वायर क्या होता है, वो हीट होने लगता है। मीन्स वायर में जो हीट आती है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। वायर में जो हीटिंग प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है, इसीलिए उसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब करंट का हीटिंग इफेक्ट, करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो इसमें कैसे बताएंगे, इसको डिफाइन करेंगे। व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर, ठीक है, इट गेट्स हीटेड। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसे क्या कहेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो इससे हमने क्या करा कि करंट से हमने हीट प्रोड्यूस किया। इसमें करंट से हमने क्या करा, हीट प्रोड्यूस किया। एग्जांपल देखो आप, हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन में भी हीट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। एक बल्ब होता है 100 वाट वाला इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें भी हीट प्रोड्यूस होता है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिससे करंट से, इलेक्ट्रिसिटी से हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसे बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि व्हेन करंट इज पास्ड through a wire, it produces a magnetic field around it, is called magnetic effect of current। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब ये हुआ इसका कि कोई वायर है और उसमें हमने करंट फ्लो कराया। ठीक है, हमने उसमें करंट फ्लो कराया और उसकी वजह से वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता दूं आपको। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट के 2 पोल होते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है वैसा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था आपने,
चार्ज का अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा था। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट के पोल्स का अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस किया जाता है, दैट फील्ड इज नॉन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखो तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, सबसे छोटा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है, देखिए कैसे ये काम करता है, शॉर्ट में बताता हूँ। ये काम करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। अब कैसे काम करता है, क्या करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक बेल को स्विच ऑन करते हैं हम, जब हम इलेक्ट्रिक बेल को स्विच ऑन करते हैं तो बेल बजता है। तो स्विच ऑन करने का मतलब क्या हुआ कि बेल में हम करंट का सप्लाई करते हैं, और जब करंट का सप्लाई होता है तो वो जाके बेल के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, और जिसके कारण से वो बजता है। ठीक है, फिर हम छोड़ देते हैं उसको, फिर वो बंद हो जाता है, फिर ऑन करते हैं, फिर बजता है। मतलब करंट जब तक उसमें जाता है तब तक ही मैग्नेटिक फील्ड रहता है उसमें। अच्छा, उसके बाद से एग्जाम्पल ये हो गया इलेक्ट्रिक फैन। बहुत कम बच्चों को पता होगा कि इलेक्ट्रिक फैन में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन अभी हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। जैसे कि इलेक्ट्रिक फैन क्या होता है, रोटेट करता है, ठीक है, उसमें मोटर लगा होता है, तो हम मोटर के बारे में पढ़ेंगे आगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में। तो मोटर क्या करता है ना कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करके रोटेशन इफेक्ट देता है। मोटर का काम ये होता है, कोई भी मोटर होता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, करंट देते हैं, फिर उस करंट को वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, और ड्यू टू द मैकेनिकल एनर्जी उस मोटर में क्या आता है, रोटेशन इफेक्ट आता है, जिसके कारण फैन घूमता है। ठीक है, तो ये फैन हो गया आपको। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम आप लोगों ने शायद सुना ना हो, आप सुन लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट देखिए यहाँ पे नाम है इलेक्ट्रो, देखिए क्या है भाई, इलेक्ट्रो और मैग्नेट। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट तो मतलब मैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। ठीक है, तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक फैन हो गया या इलेक्ट्रिक बेल हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट पे ही काम करते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया आपका। उसके बाद से आता है आपको केमिकल इफेक्ट। जब कोई लिक्विड है, ठीक है, कोई लिक्विड है और उसमें हम करंट पास करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो लिक्विड का जो कंपोनेंट होता है वो अपने कंपोनेंट में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से डिकम्पोज होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। जैसे कि आपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे, ठीक है, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे, तो वाटर का कंपोनेंट क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जा रहा था, वाटर अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जा रहा था, तो उसके कंपोनेंट हैं वो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ लिक्विड, it decomposes into its component, मतलब जो जो चीज़ों से बना होता है, components called chemical effect of electricity। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो हम 12th क्लास में जाएंगे और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो इसमें। फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप लोगों ने हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से भी जानते थे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो यही है
केमिकल इफेक्ट था वहाँ पे, और वैसे भी वो केमिस्ट्री था तो वहाँ केमिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद से आप लोगों ने एक नाम सुना होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है ना कि कोरोजन से बचने के लिए इसका यूज किया जाता है, या वैसे फिनिशिंग देने के लिए चीज़ों को। जैसे ये एक मेटल है, ठीक है, इस मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से लगाई जाएगी तो उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे आप लोग को गाड़ियों में देखते हो ना, क्रोम फिनिशिंग के नाम से आता है आजकल, नया नाम दे दिया गया उसे। या जैसे मान लो ये शाइनिंग आ रही है जो वॉच पे, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से की हुई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यहाँ होता है। तो ये तो था आपका इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। ये इफेक्ट ऑफ करंट कितने होते हैं? 3 होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। इसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए डाउट, हाँ, केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट का मतलब कि जैसे हम कोई भी लिक्विड ले लीजिए, जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको। फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन है कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड करते हैं? तो उस क्वेश्चन का आंसर देते हो आप कि वाटर न्यूट्रल होता है तो वो अपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, वो टूटेगा नहीं। तो उसको आयन बनाने के लिए, आयोनाइज करने के लिए, मतलब प्लस माइनस में तोड़ने के लिए हम उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी ऐड करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ठीक है, तो उसमें प्लस माइनस जनरेट हो जाता है और वो क्या होता है, आयन्स में टूट जाता है और उसके जो कंपोनेंट होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। तो यही है हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 9th क्लास में आप लोगों ने बहुत सारे एनर्जी के नाम सुने थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे एनर्जी के नाम सुने थे। अब देखते हैं उसमें से एक ऐसी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। एनर्जी एक्चुअली क्या होता है? वर्क डन होता है, आप सभी जानते हो। एनर्जी क्या होता है? वर्क डन होता है। तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि कोई सोर्स, कोई सर्किट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, और उस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए, मान लीजिए कोई सर्किट है और उसमें करंट फ्लो कराना है हमें, तो हम क्या करेंगे? कोई एनर्जी सोर्स लेंगे, अब एनर्जी सोर्स लेंगे हम, बैटरी ले सकते हैं, सेल ले सकते हैं, लेते हैं ना, बैटरी या सेल लेते हैं। तो उससे बैटरी और सेल जो वर्क डन करता है, ठीक है, वो बैटरी या सेल जो वर्क डन करता है उस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। जैसे कोई सर्किट है, उस सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए कोई बैटरी या सेल का यूज करते हैं हम। तो जो बैटरी या सेल जो वर्क डन करता है उस करंट को मेंटेन रखने के लिए उस सर्किट में, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसके डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द वर्क डन और एनर्जी, it is the work done or energy to maintaining the flow of current, ठीक है। it is the work done or energy to maintaining the flow of current in a electrical circuit by a source maintaining the flow of current by a source, या तो बैटरी होगा या सेल होगा,
ठीक है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे पहले याद करो, आप लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल पढ़ा था। तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या पढ़ा था? पोटेंशियल इक्वल टू पढ़ा था आप लोगों ने वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज ये पढ़ा था। मतलब V इक्वल टू W अपॉन में Q। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका VQ। W इक्वल टू VQ। और इस चैप्टर में हमें हीट के बारे में पढ़ना है, तो हीट एनर्जी के बारे में पढ़ना है, तो हम इसको H से डिनोट करेंगे। तो H इक्वल टू हो जाएगा हमारा VQ। अच्छा, एक चीज़ और पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था Q इक्वल टू IT। मतलब ये पढ़ा था कि I इक्वल टू Q अपॉन में T। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा IT। IT हो गया, इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे H इक्वल टू VIT। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। उसके बाद हमने पढ़ा था V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से। V को IR से रिप्लेस कर देंगे तो H इक्वल टू हो जाएगा आपको V की जगह IR, तो IR और इंटू IT, T मतलब टाइम, तो I स्क्वायर RT। ये है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी, I स्क्वायर RT। I स्टैंड्स फॉर करंट, R फॉर रेजिस्टेंस, T फॉर टाइम, और H मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब हम पढ़ते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हमें मेन जो टॉपिक पढ़ना है, हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है, जिसमें से हम पढ़ते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल का हीटिंग लॉ। चलिए, 9th क्लास में आपने पढ़ा था एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी पढ़ा था आपने, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ऐसा ही यूनिट पढ़ा था आपने जूल, दैट मीन्स कि जूल एनर्जी का ऐसा यूनिट है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं या हीट एनर्जी के बारे में पढ़े, है तो एनर्जी ही। तो जूल ने हीटिंग के लिए एक लॉ दिया था कि करंट से जब हीट प्रोड्यूस होगा तो वो किस नियम पे होगा। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, the heat produced in a electric circuit या electric wire is directly proportional to फर्स्ट में क्या है, स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, दैट मीन्स हम देखेंगे तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। देखो यहाँ पे हीट, H को हम हीट ले रहे हैं, हीट एनर्जी, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। अच्छा, दूसरा उसके बाद से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट हो गया। अच्छा, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस R। और तीसरा था टाइम, कितना टाइम लगा, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T मीन्स टाइम। तो ये जूल का लॉ है। जूल ने यही बोला था कि किसी वायर में, किसी कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, या कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, वो हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ करंट के। मीन्स अगर हम करंट बढ़ाते हैं तो हीट एनर्जी बढ़ेगा, करंट बढ़ाते हैं तो हीट एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो भी हीट एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो भी हीट एनर्जी बढ़ेगा, और टाइम बढ़ाएंगे तो भी हीट एनर्जी बढ़ेगा। टाइम का तो आपको सीधा सीधा संबंध है। देखो भाई, आप सभी लोगों के घर में वाटर हीटर यूज होता है, तो जितना ज़्यादा वाटर हीटर को हम टाइम ऑन रखते हैं उतना ज़्यादा ही पानी गर्म हो जाता है। कम टाइम के लिए ऑन करते हैं तो कम टाइम के लिए, मतलब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वो। हीटर भी आप ऐसे ही ले लो। हाँ, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह में तो कुछ सेंसर लगे होते हैं जो कि कुछ एक टेम्परेचर पर पहुँच के और वो ऑफ हो जाता है, कट हो जाता है। ठीक है, उसका कारण ये है, अगर ना हो तो फिर हमारे कपड़े ही जल जाएंगे। तो इन तीनों को कंबाइन अगर करते हैं हम,
तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी, ठीक है, और H इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी। के मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए यूज़ किया मैंने। अच्छा, इफ़ के इक्वल टू 1 तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। के अगर 1 होगा, के की वैल्यू अगर 1 होती है तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जैसे यहाँ पे भी यही फार्मूला आया था, यहाँ पे भी यही आ गया। तो ये था हीट प्रोड्यूस इन वायर। इस पे लिए जूल ने जो नियम दिए थे इसके लिए फार्मूला है, क्वेश्चन वगैरह भी आएंगे इस पर। चलिए अब हम जानते हैं कॉजेज ऑफ हीटिंग। कॉजेज ऑफ हीटिंग, कॉजेज ऑफ हीटिंग इन अ वायर, मतलब वायर में हीटिंग क्यों होता है, क्या कारण है हीट होने का, वायर में हीट होने का क्या कारण है। तो पहली बात तो देखिए, यहाँ देखिए हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, रेजिस्टेंस और टाइम, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई वायर है या कोई भी कंडक्टर है, कुछ भी अलॉय है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसमें अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसका कारण क्या है। मान लीजिए कोई मेटालिक वायर है, मेटालिक वायर है, ये कंडक्टर है, ठीक है, इसे करंट से, कोई करंट सोर्स से, पोटेंशियल सोर्स से इसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये सब आप जानते हो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जब यहाँ से इसे एनर्जी सप्लाई होगा, इसको एनर्जी सप्लाई होगा और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें पहले क्या थे, खाली इलेक्ट्रॉन्स थे, एटम्स थे, मतलब ऐसे इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स थे। जब हमने इसको यहाँ से करंट दिया, ठीक है, एनर्जी दिया, तो क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स में जो ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, इनके अंदर क्या आएगा, मोशन आएगा, ठीक है, इनके अंदर क्या आएगा, मोशन आएगा। मोशन आने की वजह से ये क्या करेंगे, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे आना शुरू हो जाएंगे, ये भागेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे। तो जब ये मोशन करेंगे और ये भागेंगे तो क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉनों में ना आपस में कॉलिजन होगा, ठीक है। अब जब ये भागेंगे तो इनमें कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब मोशन आएगा तो इनका फ्लो होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, कोलाइड होंगे, ठीक है। जब आपस में कोलाइड होंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन के बाद हीट प्रोड्यूस होता है, तो इन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में, जिसके कारण क्या होता है, इस वायर में हीटिंग प्रोड्यूस होगा। समझ गए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। प्रैक्टिकल यूज क्या होता है हमारे डेली लाइफ में। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो 100 वाट का येलो वाला बल्ब होता है, उसमें वो जो बल्ब होता है ना, कैसे चलता है, उस बल्ब में एक फिलामेंट होता है, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं कि उस बल्ब में हम करंट पास करते हैं तो फिलामेंट की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। और आप जानते हो कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो क्या होता है कि वो बल्ब में जब हम करंट पास करते हैं तो बल्ब का फिलामेंट हीट की वजह से हीट हो जाता है और हीट की वजह से वो ग्लो करता है, जलता है, ठीक है। हीट इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि लाल हो जाता है, बिल्कुल रेड, और उसके बाद रेड हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि लाइट के फॉर्म में एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। ये फिलामेंट बल्ब में होता है। अब देखिए क्या होता है फिलामेंट में, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं बल्ब में
in the bulb, the filament of the bulb glow. क्यों ग्लो करता है? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट लिखो सीधा, ठीक है. इसकी वजह से क्या होता है? वो ग्लो करता है. अच्छा देखिए, अब क्यों ग्लो करता है भाई? फिलामेंट क्यों ग्लो करता है? तो जो इसका फिलामेंट होता है ना, किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है. टंगस्टन मेटल होता है, ठीक है. टंगस्टन का बना होता है. अच्छा, इस टंगस्टन की क्या खासियत है भाई? टंगस्टन से बना हुआ है तो कुछ तो खासियत होती होगी ना इसकी, जिससे बनाया गया है इसको. तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट नहीं मेटल है. इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. 3380 डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है. मतलब देखो क्या होता है कि बल्ब देखते हो ना, कई बार फ्यूज हो जाता है. तो बल्ब फ्यूज क्यों होता है? उसका फिलामेंट मेल्ट होके इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता है उसमें कि वो फिलामेंट मेल्ट होके टूट जाता है, ठीक है. वो फिलामेंट, जो फिलामेंट होता है वो मेल्ट होके टूट जाता है. तो अब अगर उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी, स्विच ऑन फिलामेंट मेल्ट बल्ब फ्यूज, स्विच ऑन फिलामेंट मेल्ट बल्ब फ्यूज, मतलब यही काम चलता रहेगा क्या? तो इसीलिए ऐसे चीज़ को यूज किया गया है, टंगस्टन का फिलामेंट बनाया गया है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है. तो जल्दी वो मेल्ट नहीं करता है. जल्दी मेल्ट नहीं करेगा तो जल्दी वो फ्यूज नहीं करेगा, ठीक है. अच्छा, उसके बाद से क्या होता है कि जो बल्ब होता है, शीशे का बल्ब होता है, उस बल्ब के अंदर देखो मेटल है. आप सभी जानते हो ये मेटल है, ठीक है बच्चों. मेटल है, और मेटल जो होता है ना, नॉर्मल एयर में ऑक्सीजन होता है, जल्दी ही मतलब रिएक्शन कर लेता है, मीन्स मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, ठीक है. तो ये मेटल है. अब ऐसा ना हो, इसके लिए मेटल उसका ख़राब ना हो, टंगस्टन ये ख़राब ना हो, तो क्या किया जाता है? इसके अंदर, बल्ब के अंदर, ठीक है, फिल्स इनर्ट गैसेज, आर्गन एंड नाइट्रोजन. नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है. ये जो होता है ना, इनर्ट होता है. ये इनर्ट का मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है. किसी से रिएक्शन नहीं करेगा. जैसे ये टंगस्टन से रिएक्शन नहीं करेगा ये. तो जब टंगस्टन से रिएक्शन नहीं करेगा, टंगस्टन खराब नहीं होगा, ठीक है. अच्छा, ये क्या करता है? कूलिंग करता है. ये नाइट्रोजन में ठंडा गैस होता है. नाइट्रोजन क्या करता है? कूलिंग करता है. अब जैसे देखो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. और टाइम बढ़ाते रहेंगे. बल्ब ऑन कर दो, टाइम 2 घंटे जलाए, 4 घंटे जलाए, 5 घंटा, 6 घंटा, तब तो टाइम बढ़ रहा, तो हीट तो बढ़ता ही जाएगा. ये तो इसको पार कर जाएगा भाई. जब टाइम बढ़ेगा तो हीट तो बढ़ ही रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. टाइम बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा. तो बल्ब को ऑन कर देंगे और ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ देंगे, तो इसका मतलब तो इतना ज़्यादा हीट बढ़ते ही जाएगा. और ये तो हो सकता है 1 आध 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में ये टेम्परेचर पार हो जाए और बल्ब फ्यूज हो जाए. ये भी तो दिक्कत है. तब तो ऐसा हो जाएगा कि बल्ब को 1 ही घंटा जलाना है, या 2 ही घंटे जलाना है, 3 ही घंटे जलाना है. उसके पार जलाओगे तो बल्ब फ्यूज, समस्या है. तो इसीलिए ये गैस भरा जाता है इसमें कि जब बल्ब जलता है, हीट प्रोड्यूस होता है. और ये भाई साहब क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर को भी मेंटेन कम करते जाते हैं, ठीक है. नहीं कम करेंगे तो हीट तो बढ़ता ही जाएगा. तो इसीलिए ये गैस भरा जाता है. और नाइट्रोजन जो होता है इनर्ट गैस होता है, इनएक्टिव गैस होता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है. ठीक है बच्चों, तो ये तो था आपका बल्ब. क्या था ये? बल्ब ऐसे काम करता है, ठीक है. बल्ब जब जलता है तो उसका टेम्परेचर होता है उसके अंदर, उसके फिलामेंट का
2780 समथिंग डिग्री सेल्सियस, इसके आसपास होता है। अच्छा, इसके पार अगर चला जाए ना, इसके पार अगर टेम्परेचर चला जाए तो फिलामेंट टूट जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। कभी देखा है आपने बल्ब को? ऐसे देखते हैं लोग बजा के, आवाज़ आती है, हाँ बल्ब फ्यूज हो गया। नहीं तो ऐसे देखते हैं फिलामेंट टूट गया है, बल्ब फ्यूज हो गया, जुड़ा हुआ है तो ठीक है। और बहुत पतला होता है, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन, भाई इलेक्ट्रिक आयरन तो सभी जानते हो। इलेक्ट्रिक आयरन क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी से हम कपड़े वपड़े प्रेस करते हैं उसमें। तो इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है कि जिस शेप में इलेक्ट्रिक आयरन होता है ना, इस शेप में ऐसे, उसमें ना उसके इलेक्ट्रिक आयरन के ना एलिमेंट कहते हैं उसे हम, जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें इस शेप का होता है। जिस तरह का हमारा इलेक्ट्रिक आयरन होता है इस शेप का, उसमें हीटिंग एलिमेंट उसके अंदर होता है। अब ये हीटिंग एलिमेंट क्या करता है, हीटिंग एलिमेंट क्या करता है कि हीटिंग एलिमेंट में जब हम करंट देते हैं तो ये हीट होता है, ठीक है। करंट देंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा, हीट होगा तो फिर हम कपड़े को आयरन कर लेंगे। अच्छा, कई बार बच्चे कहते हैं ना, सर जी जब आयरन नीचे से हीट होता है तो ऊपर से क्यों नहीं होता है? जहाँ से हम पकड़ते हैं तो चलो उसकी तो बॉडी प्लास्टिक होती है, लेकिन फिर भी जहाँ ऊपर वाला हिस्से पे हीट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके ऊपर एक इंसुलेटर रखा होता है इसके ऊपर, ताकि वो हीट इंसुलेटर को पार करके हमारे हाथ में ना लगे, गर्म ना हो तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो हीटिंग एलिमेंट जो होता है ना, इसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है इसके अंदर, ये हीटिंग एलिमेंट ये किसका बना होता है? मेड अप ऑफ एलॉयज, ठीक है। किसका बना होता है? एलॉय का बना होता है। और आप सभी जानते हो एलॉय की क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है और रेजिस्टिविटी हाई होती है। तो इसका क्या होता है, क्या कारण होता है एलॉय का भाई? हाई मेल्टिंग पॉइंट, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, मध्य प्रदेश नहीं, और हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से जल्दी ख़राब नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं है, मेल्ट नहीं करेगा। और रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या करेगा, ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टिविटी ज़्यादा मीन्स ज़्यादा रेजिस्टेंस, ज़्यादा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, तो हीट प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, ये जो एलॉय का बना होता है, उस एलॉय का नाम क्या होता है? उस एलॉय का नाम होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम मीन्स alloy of nickel and chromium, ठीक है। निकल एंड क्रोमियम का एलॉय होता है, ठीक है। निकल एंड क्रोमियम का एलॉय होता है। अच्छा, एलॉय होता है तो जल्दी मेल्ट नहीं करता है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक आयरन हमारा काम करता है। इलेक्ट्रिक हीटर भी इसी तरह से होता है, कुछ इसी तरह से। तो समझ गए, जो हीटिंग एलिमेंट होता है, द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ एलॉय। जो इसका एलिमेंट होता है वो एलॉय का बना होता है, ठीक है। और एलॉय का बना होता है, और इसमें क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। और जिसके कारण हम उसमें करंट पास करते हैं तो वो क्या करता है भाई, हीट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ लिखते हैं इसमें, द एलिमेंट ऑफ आयरन इज, इलेक्ट्रिक आयरन लगा लेना यहाँ पे, ये तो खाली आयरन मतलब लोहा ना समझ ले कोई। द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ एलॉय, ठीक है। एलॉय का बना होता है एज एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसीलिए बना होता है। अब हीटर का भी यही होता है, हीटर का जो कॉइल होता है वो एलॉय का बना होता है, ठीक है। हीटर का जो एलॉय कॉइल होता है वो एलॉय का बना होता है, उसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और क्या होता है, रेजिस्टिविटी हाई होती है,
ठीक है। अच्छा उसके बाद ये हो गया। अब आपको आता है एक सेफ्टी डिवाइस पढ़ना है हमें, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। फ्यूज के बारे में पढ़ना है। फ्यूज फ्यूज क्या होता है भाई? तो फ्यूज जो होता है इट इज ए सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस कनेक्टेड, हाँ ठीक है बच्चों। तो ये मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाएगा टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो फिर क्या होगा, कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारा सामान बच जाएगा। अब देखिए घरों में जो हम डोमेस्टिक यूज करते हैं, हम डोमेस्टिक फ्यूज जो यूज करते हैं वो कैसे कैसे यूज करते हैं, अब सिखाऊंगा मैं आपको कैसे फ्यूज का क्या होता है। 1 एम्पियर फ्यूज की रेटिंग होती है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। सोच कीजिए ये फ्यूज हम जो यूज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से डिवाइस के लिए आपको कितना, कौन सा फ्यूज यूज करना चाहिए, ठीक है, कौन से डिवाइस के लिए। सपोज कीजिए आपके पास 1000 वाट का कोई डिवाइस है, कोई अप्लायंस है 1000 वाट का, ठीक है, 1000 वाट का कोई अप्लायंस है, और आपको कितना का फ्यूज यूज करना है आपको। तो पावर होता है, ये पावर अभी वैसे पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी 9th क्लास का पावर जो पढ़ा है उस पर काम हो जाएगा। तो पावर इक्वल टू होता है ना वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा यहाँ से अभी हमने इधर नहीं पीछे पढ़ा था, V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो W इक्वल टू हो जाएगा आपका VQ, W इक्वल टू हो जाएगा VQ। तो यहाँ W की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे VQ। अच्छा Q अपॉन T ये होता है आपका I, Q अपॉन T क्या होता है I, ठीक है। अच्छा और हमारे घर में ये जानते हैं कि सभी डोमेस्टिक वायरिंग में 220 वोल्ट सब ऑपरेटेड होता है। तो I निकालना है हमें, तो I निकालना है तो I इक्वल टू P अपॉन में V, I इक्वल टू P अपॉन में V। अब देखिए यहाँ पे I P कितना है 1000, 220, 0 से 0 कट गया, आया 100 अपॉन 22, 50 अपॉन 11, I आएगा समथिंग 4.54 एम्पियर, इसके आसपास आएगा। तो 1000 वाट का आप डिवाइस यूज कर रहे हो और उसमें करंट जो आ रहा है उस डिवाइस को 1000 वाट का डिवाइस यूज कर रहे हो, ठीक है, 1000 वाट कोई ऐसा डिवाइस लाइक कुछ कूलर वूलर फ्रिज व्रिज ऐसा हो सकता है, कूलर तो उतना नहीं होता है। तो 1000 वाट का आप डिवाइस यूज कर रहे हो और 220 वोल्ट पे ऑपरेटेड होता है, उसके लिए करंट चाहिए आपको 4.54 एम्पियर, मीन्स 4.5 मान लो है। तो उसमें से इसको चलाने के लिए अब देखो ये चीज़ जो है इतना करंट चाहिए इसको, ये जो भी कंपोनेंट है आपका इसको 4.54 एम्पियर करंट चाहिए। हाँ इससे ज़्यादा करंट इसको नहीं चाहिए, ख़राब हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होने लगेगा, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें से 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, कौन सा करंट यूज करें, फ्यूज यूज करेंगे 5 एम्पियर का यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे 5 एम्पियर। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर जी 10 एम्पियर का यूज कर लेते हैं, लो 10 एम्पियर का यूज कर लो। अब 10 एम्पियर का यूज करोगे तो क्या नुकसान होगा आपको, देखो 10 एम्पियर का, देखो हमें पता है इससे ज़्यादा करंट ही नहीं चाहिए इसको, तो करंट 5 एम्पियर तक है, जैसे कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अब जब इस अप्लायंस को करंट 5 एम्पियर से ज़्यादा मिलने लगेगा ना, फ्यूज अगर हम 5 एम्पियर का लगा रहे हैं और उससे ज़्यादा लोड आने लगेगा ना उस पर, तो 5 एम्पियर का फ्यूज जो होगा मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। अच्छा 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट चाहिए ही नहीं उसको, ख़राब हो जाएगा वो। अगर आप यूज करते हो तो क्या होगा 10 एम्पियर तक वो जो डिवाइस है 10 एम्पियर तक के करंट को झेल सकता है। तो 5 एम्पियर के बाद तो झेले 5.5 से समथिंग कुछ तो ख़राब हो जाएगा हमारा डिवाइस, तो 6, 7, 8 एम्पियर पर तो ख़राब होना ही है।
तो इसीलिए प्रॉपर डिवाइस के लिए प्रॉपर फ्यूज आता है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले को लगा के, अपने घर में जो जो चीज़ें हैं उसकी रेटिंग देखो कितने वॉट का है, उसके डिस्क्रिप्शन पे सब लिखा रहता है कितने वॉट का है, ठीक। और उस हिसाब से आप करंट निकाल दो। उसका करंट निकालने का फॉर्मूला बता दिया मैंने, P/V। P ये होता है, V ये होता है, ये तो मैंने डिराइव कर दिया कैसे आया आपको। और आप क्या करो, उस पर देख लो भाई कितने का फ्यूज चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ आपको। जनरली ये 2 तरह के स्विच बोर्ड होते हैं हमारे घर पे। एक और होता है 15 एम्पियर या 16 एम्पियर भी, ये भी होता है। जनरली ये 2 होते हैं हमारे पास मेनली। तो 5 एम्पियर मतलब छोटे वाले स्विच होते हैं, छोटे स्विच जो सॉकेट होते हैं जिसमें छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और 15-16 एम्पियर ना पावर सोर्स के लिए आता है, जैसे जहाँ नीचे लगाया जाता है, जनरली जहाँ फ्रिज लगाया जाता है, जहाँ AC लगाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन लगाया जाता है, वो जो बड़े बड़े चौड़े चौड़े वाले खटके आते हैं वो 16 एम्पियर के लिए होते हैं। तो देख लो 16 एम्पियर है तो उसके लिए 16 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे वहाँ पे, वो चीज़ होंगे तो ठीक है। तो आप लोग कोशिश करना कि कौन से डिवाइस के लिए कितना फ्यूज की ज़रूरत है, कितने रेटिंग की फ्यूज की ज़रूरत है। इससे आप सीख जाओगे, प्रैक्टिकली सीख जाओगे हाँ एक्चुअली होता क्या फ्यूज। और समझ गए सब।